सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर रागिनी कुमारी है। मैं आज आप सभी को इस पुस्तक का द्वितीय अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। इसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इसका अर्थ होता है पटना का वैभव, अर्थात पटना की शालीनता, शान, शौकत, उत्कृष्टता। पुत्र वैभवम में हम लोग अब पढ़ेंगे कि पटना कैसा था। पहले पटना कैसा था, मुगलों के समय में कैसा था, गुप्त काल में कैसा था, मध्यकाल में कैसा था और अब कैसा है। शुरू से अंत तक पटना की वैभवता के बारे में हम लोग जानेंगे। राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र यह नगर सभी कालों में अपना महत्व धारण करता है। अस्य इतिहास सार्धद्वयवर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पूर्व का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। यहाँ का धार्मिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र सभी जो है इस राज्य की विशिष्टता है और हमारे ध्यान को आकर्षित करती है। कैसे कैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे। धार्मिक क्षेत्र आकर्षित करता है, कैसे राजनीतिक क्षेत्र करता है और कैसे उद्योग क्षेत्र करता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। धार्मिक मतलब समझते ही होंगे, राजनीति आज का जो पॉलिटिक्स है और उद्योग पहले का भी पॉलिटिक्स होता था और आज का भी, दोनों में अंतर है, वो भी समझ में आएगा आगे। वैदेशिका यात्रिनः मेघास्तनिज फाहियान हुएन सांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग इन लोगों ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र की वैभव का सामान्य परिचय प्राप्त होता है। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किस किस शब्द का यूज हुआ है। मेगास्थनीज जो हम लोग इतिहास में पढ़े होंगे, फाहियान, हुएनसांग, ये सब विदेशी यात्री थे जो हमारे देश में बिहार का भ्रमण करने आते थे। बिहार विद्या का शुरू से ही केंद्र रहा है। इतना अच्छा विद्या केंद्र था, पहले भी था, अभी भी रहा है। इसकी विशालता, इसकी वैभवता को देखने के लिए मेगास्थनीज, फाहियान लोग आए थे और अपने अपने ग्रंथों में, ये बहुत बड़ी बात है, पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। और हम लोग इस बिहार के पाटलिपुत्र के वासी हैं, हमारे लिए यह बहुत बड़ी वैभवता है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र नाम का नगर गंगा के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर हुआ। तद विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीतम आख्ये काव्ये कथयति। तद का मतलब उस विषय में, तद का मतलब उस विषय में, तद विषये उस विषय में, तद का मतलब उस विषय में। दामोदर गुप्त ने किस विषय में? पाटलिपुत्र के विषय में। नोट करते जाइएगा दिमाग में भी और कॉपी में भी। पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि ने, कौन से कवि? दामोदर गुप्त। कौन से कवि? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त नाम के कवि ने अपने ग्रंथ कूटनीतम आख्या, कौन सा ग्रंथ? कूटनीतम आख्या में कहा है। किसके बारे में कहा है? पाटलिपुत्र के बारे में। देखिए, श्लोक के माध्यम से कहा है। पहले हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। सरस्वती का कुलगृह। कहाँ का कुलगृह? सरस्वती का। कौन सा? पटना। पटना के बारे में कहा गया है कि सरस्वती का जो कुलगृह है, महातिलक है, वैसा महानगर जो इंद्र भगवान को, यानी इंद्रपुरी को भी आश्चर्यचकित करने वाला, या इंद्र
पुरी के समान है, वैसा पटना महानगर हुआ। यह हमारे पुराने ग्रंथ में पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर नाम गुप्त ने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास श्रूयते यत् गंगास्य तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास श्रूयते, इतिहास से सुना जाता है। क्या क्या सुना जाता है? यत् कि गंगा अस्य तीरे, गंगा नदी के तट पर, तीर मतलब तट होता है, गंगा नदी के तट पर बुद्ध काले पाटलिग्राम, बुद्ध काल में, किसके काल में? बुद्ध के समय में। काल अर्थात समय, जिस समय बुद्ध थे, पाटली नामक ग्राम था। कौन सा ग्राम था? पाटली। अब 1 नंबर का प्रश्न आएगा, बच्चों ध्यान दो कि पाटलिपुत्र का एक नाम क्या था? पाटलीग्राम। वो किस काल में था? तो बुद्ध के काल में। इसको नोट करो, किस काल में था? बुद्ध काल में। कौन सा ग्राम? पाटली नामक ग्राम। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः। यहाँ भगवान बुद्ध जो है बार बार आए। कहाँ आए? पाटलिपुत्र में आए। तेन कथितम आसीत यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलह अस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। उन्होंने कहा पटना के बारे में, किसके बारे में कहा? पटना के बारे में कहा कि यह महानगर, यह गांव, कौन सा गांव? पाटलीग्राम, भविष्य में महानगर बनेगा। क्या बनेगा? महानगर। भविष्यति महानगरम, भविष्य में महानगर बनेगा। किंतु कलह अस्य अग्निदाहस्य, कलह के कारण और अग्निदाह के कारण, और ज़्यादा जल, जिसको हम बाढ़ कहते हैं, जल से परिभूत हो जाने वाला, जल से आप्लावित हो जाने वाला, हमेशा बाढ़ से पीड़ित रहेगा, हमेशा आक्रांत रहेगा, हमेशा भयभीत रहेगा। यह नगर भविष्य में महानगर बनेगा, परंतु कलह के कारण, अग्निदाह के कारण और अत्यधिक जल के कारण यह हमेशा आक्रांत रहेगा, भयभीत रहेगा। यह किसने कहा है? भगवान बुद्ध ने कहा। किसने कहा? भगवान बुद्ध ने कहा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। यह कभी कभी अनुवाद में भी आता है और 1 नंबर के प्रश्न में तो आएगा ही। कालांतरेण पाटलीग्राम एव पाटलिपुत्रमिति कथिता। काल के अंतर में, मतलब कुछ काल जब बीत जाता है, बहुत सारे काल बीत जाने के बाद यही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अतिकृष्ट आसीदति। यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नाम तो सुनी होगी, इतिहास में पढ़ी होगी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था, इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण ग्रंथ में निरूपित किया है। क्या निरूपित किया है? कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं, जो किताब में लिखा हुआ है, इसे यूनान के राजदूत ने अपने संस्मरण ग्रंथ में लिखा है। इसे विदेशी भी पढ़ते हैं, हर लोग पढ़ते हैं। तो हमारा पाटलिपुत्र, सोचो पटना में हम लोग रहते हैं और कितना अच्छा है। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। इस नगर का वैभव, प्रियदर्शी दिखने वाले, मतलब अच्छे दिखने वाले अशोक, यहाँ पर एक विशेषण आया है, प्रियदर्शिनः शब्द अशोक का विशेषण है, जो इस नगर का वैभव है। और प्रियदर्शी दिखने वाले अशोक के समय में यह पाटलिपुत्र सुतराम समृद्धम, बहुत ही अधिक समृद्ध था। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति।
बहुत समय बाद पाटलिपुत्र की जो प्राचीन परंपरा थी, सरस्वती परंपरा थी। कैसी थी? सरस्वती परंपरा। सरस्वती परंपरा का मतलब समझते हैं? विद्या का केंद्र। मतलब कहने का मतलब है कि प्राचीन समय से ही हमारा पाटलिपुत्र जो है विद्या का केंद्र रहा है। ऐसा किसने कहा? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। ऐसा राजशेखर कवि ने अपने काव्य मीमांसा नाम के ग्रंथ में कहा है, सादर स्मरण किया है। कौन से कवि? कवि का नाम राजशेखर। इसे बच्चों नोट करोगे। ग्रंथ का नाम काव्य मीमांसा। अत्रोपवर्ष वर्षा विह पाणिनि पिंगला विह व्याडिः बररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमुः। यहाँ उपवर्ष कवि सबका नाम है, व्याकरणाचार्य लोग का नाम है। उपवर्ष, अत्रोपवर्ष यानी अत्र मतलब यहाँ, उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, बररुचि, पतंजलि, ये सब जो है विद्वानों ने ख्याति अर्जित की। कहाँ? पटना में, हमारे पटना में। कौन कौन? उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, बररुचि और पतंजलि। आदि विद्वानों ने ख्याति प्राप्त की। यहाँ इसमें ध्यान दो। ये सब व्याकरणाचार्य जो है, इनका नाम सुने हो? पाणिनि। उपवर्ष वर्ष का नाम तो आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन पाणिनि, जिनका हम लोग अष्टाध्यायी पढ़ते हैं, जिन्हें व्याकरण का जनक कहा गया है। पिंगल, व्याडी, बररुचि और पतंजलि जो हम बहुत ही फेमस है। अभी आप लोग सुने होंगे बाबा रामदेव का पतंजलि, लेकिन ये वो पतंजलि नहीं है जो बाबा रामदेव बोलते हैं। ये महर्षि पतंजलि है, जिन्होंने योग दर्शन की रचना की थी। ये बहुत ही विद्वान व्याकरणाचार्य, ये लोग सारे व्याकरण लिखे हैं, बहुत ही ख्याति प्राप्त की हैं। और ये सब पटना के गौरव है, पाटलिपुत्र के गौरव है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में इसका वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कुछ प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम जो है पुष्पपुर और कुसुमपुर प्राप्त होता है। क्या नाम प्राप्त होता है? पुष्पपुर और कुसुमपुर। अनेन ज्ञायते यत् नगरायास्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप जो है बहुत ही पुष्प का उत्पादन होता था, बहुत ही फूल का उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दोऽपि पाटल पुष्पानां पुत्तलिकार रचनामाश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र इस शब्द को पाटल पुष्प से और पुत्तलिकार रचना आश्रित के रूप में प्रचलित है। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोहः गुप्तवंश शासन काले अतीव प्रचलितः। शरद ऋतु में, कौन सा ऋतु में? शरद ऋतु में इस नगर में कौमुदी महोत्सव होता था, जो महान समारोह
यह महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। किसके शासन में? गुप्त वंश के शासन काल में। कौन सा महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभूवन। वहाँ सभी लोग जो है इस महोत्सव में भाग लेकर के बहुत ही आनंदित हुए। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर इस दृश्य का उस समारोह में देखा जाता है। माता के पूजा पाठ में हम लोग फूलों से सजा देते हैं, तो लेकिन आजकल जो है उतना कौमुदी महोत्सव प्रचलित नहीं है। फूल का प्रचलन तो उसी समय था और उसी समय रह गया, लेकिन हम लोग कुछ कुछ त्योहारों में फूल का प्रयोग करते हैं। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वस्त्र सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अनुभवभूत। काल चक्र के बस से, मतलब काल चक्र के कारण हम लोग मध्यकाल में पहुंच जाते हैं। मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है करीब 1000 वर्षों तक जो है जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा रहा। हजारों वर्षों तक जीर्ण शीर्ण का मतलब समझते हैं? टूटा फूटा, एकदम खराब स्थिति। अभी पटना को देखिए, और वो एक समय आ गया था जिसमें माने हजारों वर्षों तक जो है पाटलिपुत्र का कोई भी समृद्धि नहीं हो सका, कोई भी उद्धार नहीं हो सका। तो वो काल क्या था? मध्यकाल था। तस्य संकेतः अनेकेषु संस्कृत ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। उसका संकेत कहाँ मिलता है? अनेक साहित्य ग्रंथों में मिलता है। कहाँ मिलता है? अनेक साहित्य ग्रंथों में। वैसा ही एक ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, ये पुस्तक का नाम है। मुद्रा राक्षस ये एक साहित्यिक ग्रंथ है जिसके रचयिता हैं विशाख दत्त। यहाँ विशाख दत्त की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। मुद्रा राक्षस एक साहित्यिक ग्रंथ है जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। ये आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसको नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। कौन सा पुस्तक है? मुद्रा राक्षस। और उसके रचयिता कौन है? विशाख दत्त। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता। तो जीर्ण शीर्ण हालत में था, तो इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? मुद्रा राक्षस में। लेकिन उसके बाद जब मुगल वंश आया, मुसलमानों का जब शासन आया, तो इस नगर का कुछ उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जाता। अंग्रेजों के शासन में पाटलिपुत्र का इससे और अधिक विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धाम अगात। इस नगर में मध्यकाल में पटनेति जो है, पटना जो है, पटना नाम से यह प्रसिद्ध हो गया। अयम च शब्द पतनम इति शब्दात निर्गतः। यह शब्द कहाँ से निकला है? पत्तन शब्द से निकला है। कहाँ से निकला है? पत्तन शब्द से। पत्तन शब्द से निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते। नगर की पालिका देवी, जिसे हम पटन देवी के नाम से जानते हैं, आज भी पूजी जाती है। कौन सी देवी? पटन देवी। नगर, जिन्हें हम नगर की पालिका देवी कहते हैं। हम लोग पटना में रहते हैं और पाटलिपुत्र के बारे में जानते हैं। पाटलिपुत्र के बारे में जाने, अगर पटन देवी को नहीं जाने तो बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ पटन देवी माता का दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं आज भी। और वो पटन देवी माता का वर्णन पुराने ग्रंथों में भी है। पढ़ते हैं। सम्प्रति पाटलिपुत्र पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। इस समय पाटलिपुत्र जो है नाम का नगर अति ही विशाल है। बिहारस्य राजधानी चास्ति, और बिहार राज्य की राजधानी है। इससे तो सब लोग परिचित है। अनुदिनम विस्तार भवति। अनुदिनम मतलब दिन प्रतिदिन, मतलब आज कुछ, कल कुछ और परसों कुछ और।
तो इस तरह इसका विस्तार हो रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किसके उत्तर दिशा में? पाटलिपुत्र के। पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, यानी गंगा नदी के दक्षिण दिशा में हमारा पाटलिपुत्र बसा हुआ है। तस्या उपरि गांधीर सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। इस नदी के ऊपर, किस नदी के ऊपर? गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, जिस पर रेलयान पुल भी निर्माण हो रहा है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामण्डलं, जैविकोद्यानं, मौर्यकालिका अवशेषः, महामन्दिरम् इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट मतलब बहुत अधिक अच्छा, मतलब इससे और अच्छा मतलब हो नहीं सकता, ऐसा उत्कृष्ट संग्रहालय। संग्रहालय किसको कहते हैं? अगर नहीं समझती हो तो म्यूजियम सोचो। म्यूजियम तो जानती होगी। म्यूजियम, उच्च न्यायालय को हम लोग हाई कोर्ट भी कहते हैं, सचिवालय को सेक्रेटेरिएट, गोलघर तो एकदम फेमस है, तारामंडल जिसे प्लानिटोरियम भी कहते हैं, जैविकोद्यानम जिसे हम लोग चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान, और मौर्य के समय के ये सब अवशेष हैं, महावीर मंदिर, ये सब दर्शनीय स्थल हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदायों के पूजनीय स्थल और 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। सिख संप्रदाय के 10 गुरु हुए, उसमें गुरु गोविंद सिंह का नाम 10वें गुरु के आता है। गुरु नानक देव प्रथम गुरु थे, और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि पटना उनका जन्म स्थल है। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाएंगे तो पटना का नाम जो है उनके जन्म स्थल के नाम से पूरे सिख समुदाय के लोग बहुत ही मानते हैं और यहाँ गुरुद्वारा में दर्शन करने आते हैं। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थ्याम आयन्ति, यहाँ वहाँ देश के तीर्थयात्री देश विदेश से सब जगह से तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल में आज तक, प्राचीन काल से लेकर आज तक, अद्यावधि आज की अवधि तक, प्राचीन कालात यानी प्राचीन काल से और आज की अवधि तक, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है। सर्वं संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति, सभी का संकलन जो है संग्रहालय में एकत्रित है। सभी देखने लायक चीज़ जो है पुराने समय का सभी को संकलित करके संग्रहालय में रखा गया है। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम, पर्यटन के मानचित्र में यह नगर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों सोचो हम कितने महान पाटलिपुत्र नगर में रहते हैं, जो इंद्रपुरी को परिभूत करने वाला भी है, और कितने व्याकरणाचार्य जो है यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। पटना बहुत ही अच्छा और विद्या का केंद्र रहा है, इसलिए तुम लोग सब सौभाग्यशाली हो कि इस राज्य में रहते हो। बिहार बोर्ड के सभी छात्र सौभाग्यशाली हो कि पाटलिपुत्र को जानते हो, देख चुके हो, वैसा पाटलिपुत्र जो विदेशों में भी अपना एक स्थान रखता है। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न को हम लोग जान, कुछ इम्पोर्टेंट लाइन। ये पाटलिपुत्र वैभवम तत्पुरुष समास है।
इसे पाटलिपुत्र का वैभव षष्ठी तत्पुरुष भी कह सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, सब नोट करो, दामोदर गुप्त। काव्य क्या था? कूटनीतम। तीसरा, मुद्रा राक्षसम। इसके रचयिता कौन थे? विशाखदत्त। चौथा आया था इसमें इंपॉर्टेंट चीज, मेगास्थनीज। ये कौन था? यूनान का राजदूत। फिर एक ग्रंथ आया था काव्य मीमांसा। जिसके रचयिता कौन थे? राजशेखर। फिर नाम आता है अष्टाध्यायी, पाणिनि का। पाणिनि किसके रचयिता थे? अष्टाध्यायी। इन्हें हम व्याकरण का जनक भी कह सकते हैं, कहते हैं, कह सकते हैं नहीं, व्याकरण का जनक। नोट कीजिए। सातवां में पाटलिपुत्र का पुराना नाम। तो हर हाल में ये प्रश्न जरूर आता है, पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है? आपके ऑप्शन में चाहे तो पुष्पुर रहेगा, चाहे कुसुमपुर रहेगा। 4 ऑप्शन में दोनों में से एक ऑप्शन जरूर रहेगा। एक पाटली ग्राम भी ध्यान में रखिएगा। फिर 8वां इंपॉर्टेंट चीज है, शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, कौमुदी महोत्सव कब होता है, कौन से ऋतु में होता है? तो शरद ऋतु में। फिर एक क्वेश्चन है कि पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? हजारों वर्षों तक। नगर की पालिका देवी कौन है? बताओ, नाम सोचो मन में। पटन देवी। नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। 10 पॉइंट बता दिए हैं, अभी और 2-4 पॉइंट बताएंगे ताकि आप लोगों के दिमाग में एक एक चीज रहेगा। एक समय तो है नहीं आपके पास। पटना शब्द क्या से बना है? पत्तन। क्या से बना है? पत्तन। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह।
10 गुरु के बारे में तो हम लोग को ध्यान नहीं है, लेकिन पहले गुरु और 10वें गुरु के बारे में हम जानते हैं। तो पहले गुरु भी जान लीजिए, गुरु नानक देव। पटना के उत्तर दिशा में क्या है? गंगा। दर्शनीय स्थल और बिहार की राजधानी, ये भी क्वेश्चन आता है। बिहार की राजधानी कौन है? तो पटना है। एक और छूट गया, पतंजलि का कौन सा किताब है? महर्षि पतंजलि। हम लोग पतंजलि कह के जो है ना, बाबा रामदेव हम लोग को गड़बड़ा दिए हैं, आदत खराब कर दिए बाबा रामदेव, इसलिए पतंजलि को हम लोग महर्षि पतंजलि कहेंगे। और इनका किताब था योग दर्शन। बच्चों, इस पाठ से रिलेटेड मैंने अधिक से अधिक जितना हो सकता है संभव मैंने आपको पहुंचाने का प्रयास किया है मटेरियल को। और आप लोग अब एक एक चीज़ तो एक एक नंबर का याद हो ही गया होगा, हमको नहीं लगता दोबारा पढ़ने की ज़रूरत होगी। अब इसके लिए बचा क्या है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे था, कौन सा किसका मुख, कैसा मुख? तो स्वर्णमयी मुख। सत्यस्य मुखम, सत्य का मुख कैसा हो? तो सोने का हो। हिरण्मयेन पात्रेण कैसा? इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो एक शब्द में जिसका आंसर लिखना होगा, एक शब्द में, जैसे क्वेश्चन होगा, बताते हैं। एक दो उदाहरण दे देते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। इसका ये है कि एक पद में देना है। कितना में देना है? एक पद। प्रश्न हो गया। प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर लिखते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। हिरण्मय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो यहाँ पर कस्य शब्द जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसका मुख ढका हुआ है? तो इसको आंसर पूरा तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, खाली सोचना है सत्यस्य। ये तो हम आपको पढ़ाए ही है। किससे ढका हुआ है? तो सत्य से ढका हुआ है, सत्य का ढका हुआ है। किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का। किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन आवरण। इसी तरह से ध्यान देना, महतो महियान का। महान से महान कौन है? कह पर हम लोग ध्यान देंगे तो कौन है? आत्मा है। अनोह अन्यान का, छोटा से छोटा क्या है? तो वो भी आत्मा है। इस तरह का प्रश्न जो है आता है। पहला चैप्टर का था, अब दूसरा का भी देख लीजिए। एक पद वाला तो समझ गए होंगे। अब एक आता है कि पूर्ण वाक्य में लिखे, जैसे है पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितम। पाटलिपुत्र किस नदी के तीर पर अवस्थित है? इसमें हमारा क्या है मेन? कस्या। किस, इसको सेम उतार देंगे, ये प्रश्न हो गया और ये उत्तर हो गया। इसको बनाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। ऊपर वाला सेम उतार देंगे। पाटलिपुत्रम किस नदी के तट पर है? आप लोग सब जानते हैं कि गंगा नदी के तट पर है। तो ये जिस विभक्ति में है उसी विभक्ति में हमको लिखना होगा। तो गंगाया, जिस तरह से कस्या है उस तरह से गंगाया। अब इसको पूरा उतार देंगे। नद्या तीरे अवस्थितम। लेकिन हमेशा बच्चा लोग क्या गड़बड़ी करता है, एक पद में देना है तो सिर्फ इतना ही लिखना था, उसको पूरा लिख दिया है, और पूर्ण वाक्य में लिखना है तो सिर्फ इतना ही लिखा है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। पढ़ाने में क्वेश्चन आंसर तो आपका सब हो ही गया है, कुछ ग्रामर आपको देखना पड़ेगा। ग्रामर का क्लास हम अलग से लेंगे। मेरे उम्मीद से पूरा पाठ कंप्लीट है। एक बार दो बार इस वीडियो को देखिएगा, और कुछ आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और इस पार्ट से 5-6 क्वेश्चन तो आएंगे, तो 5-6 नंबर आपका पक्का।